अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवेद एक दफ़ा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 1.3 न्यू बुक पीटीपी को हल करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छी लगे और तमाम सवालों की अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए, आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी और जल्दी से पहुंच सकें। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 हल करने लगे हैं, 9th क्लास न्यू बुक, जो कि जिन बच्चों का पेपर 2026 में होगा, 2026 में जिन बच्चों का पेपर होगा उनका हम लोग आज 1.3 हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हमें द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। देखिए सवाल हमारे पास, जब हम लोग एक सवाल को अच्छे तरीके से समझ लें तो हमें बाकी आधा सवाल हल हो जाता है। अगर हम लोग सवाल को ही ना समझ पाए कि सवाल में हमने करना क्या है तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमें बोला जा रहा है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम लोग प्लस करें तो उनका आंसर आता है 42। तो आपने वो तीन इंटीजर्स बताने हैं जिनका आंसर 42 आए। तो अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब होता है, कंसेक्टिव नंबर्स का मतलब होता है तरतीब से आने वाले नंबर। जैसा कि 4, 5, 6 ये तीन कंसेक्टिव नंबर हैं, 11, 12, 13 ये कंसेक्टिव नंबर है। कोई भी काउंटिंग के आप लोग लगातार तीन आने वाले लफ्ज उठा लें तो वो हमारे पास क्या होंगे? कंसेक्टिव नंबर होंगे। जैसा कि 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, यानी कि कोई भी तीन लगातार नंबर जो आएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारे पास कंसेक्टिव नंबर है। तो अगर आप एक चीज नोट करें कि हमारे पास जो कंसेक्टिव नंबर होते हैं, अगर लेट सपोज हम लोग इस नंबर को बोले x, 11 वाले को बोल देते हैं x, एक जनरल हम लोग नंबर लेट करने लगे हैं। तो सेकंड नंबर क्या होगा? x+1, यानी कि 11 में एक प्लस करेंगे तो 12 आएगा ना। इसी तरह 11 में दो प्लस करेंगे तो 13 आएगा। तो इस तरह मैंने एक सवाल को स्टार्ट करने लगा हूँ। लेट द थ्री कंसेक्टिव नंबर्स आर। तो ये हमारे पास तीन कंसेक्टिव नंबर आ गए, x, x+1, x+2। अगर आप लोग चाहें तो इधर ऐसे भी लेट कर सकते हैं, x-1, x और x+2। और ये वैसे सबसे आसान है, आप लोग ये कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो देखें नेक्स्ट उसने हमें क्या बोला था। कहता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये ATGC का मतलब है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर आप लोग ये लिख लें तो अच्छी बात है, अगर ना लिखें तो इतना मसला नहीं होगा। तो उसने बोला था तीनों को जब हम लोग प्लस करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 42। तो हमने क्या कर दिया? x+x+1, x+2, इन तीनों को प्लस किया तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया? 42। अब इधर हम लोगों ने x की वैल्यू को निकालना है। तो x की वैल्यू को अब हम लोग सिंपली हल कर लेते हैं। तो देखेंगे एक आपके पास x ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों के साथ प्लस है, प्लस प्लस प्लस, एक और एक दो, और दो और एक तीन, ये हमारे पास आ गया 3x। और ये आ गया 1+2 3, ये 42 वैसे का वैसे आ गया। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 इक्वल की साइड पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 42 में से जब हम लोग 3 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 39। 42 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 39। बेसिकली हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी? एक्स की। किसकी वैल्यू निकालनी थी? एक्स की। तो एक्स के साथ 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इक्वल की दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया? डिवाइड। तो आ गया x=39/3। तो आगे आप लोग बेशक कटिंग कर लें, या अगर आप लोग कैलकुलेटर के साथ इसको हल करना चाहें तो कैलकुलेटर के साथ भी हल कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप, ये हमारे पास आएगा 39 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया 13। तो
ये x का क्या आंसर आ गया आपके पास 13। अब हमने देखें एक तो हमारे पास कंसेक्टिव नंबर ये आ गया 13। अब हमने बाकी भी दो निकालने हैं, तो बाकी हम लोग क्या लेट किए हुए थे, एक हम लोगों ने लेट किया हुआ था x+1 और दूसरा हमने क्या किया हुआ है x+2। तो जब हम लोग x+1 निकालते हैं तो उसकी जगह क्या आएगा, x हमारे पास क्या था 13+1, तो ये क्या हो गया 14। इसी तरह जब हमने एक और दूसरा निकालना है x+2 वाला, तो उसमें क्या होगा 13+2, तो ये क्या आ गया 15। तो ये हमारे पास कंसेक्टिव नंबर है, आप लोग देख सकते हैं 13, 14 एंड 15। ये कंसेक्टिव नंबर है, जो उसने बोला था कि तीनों को प्लस करें तो आंसर 42 आता है। अगर आप लोग इन तीनों को भी प्लस करें 13, 14, 15, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 42 ही आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने हल किया है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसकी पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डायग्राम शो दैट द राइट एंगल्ड triangle ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of the triangle ABC is, find the length AB in the form of A square root 3 plus B square root 5 where A and B are integers. ये उसने हमें ट्राइंगल दी हुई है और उसने साथ ये बोला है कि ए सी जो हमारे पास है उसकी वैल्यू ये है, लेंथ यानी कि ये है, और ए बी आप लोगों ने फाइंड करना है। जबकि एरिया उसने जो हमें दिया हुआ है खुद ही, तो और वो दिया है उसने 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है ए बी की। तो अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ, इन एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हम लोग कहते हैं एसी को, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे बेस, जो नीचे वाली लाइन होती है, और इसको हम लोग बोलेंगे हाइट। ये हमारे पास हाइट आ गई और वो आ गई हमारे पास बेस। फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ, यानी कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब ये देखिएगा, इसको हम लोग हल करने लगे हैं। बेस हमारे पास बेसिकली क्या थी, बेस हमारे पास क्या थी एसी, और हाइट क्या थी हमारे पास ए बी। ये एक एडिशनल स्टेप किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो ये जो डेल है इसको हम लोग शो करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के साथ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको याद हो बुक के ऊपर उसने वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू इसकी जगह आ गई, ये हमारे पास सिंपल आ गया अपनी जगह। और एसी भी उसने दिया हुआ है, अगर आपको याद हो ये वाला देखें, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये वैल्यू एसी की जगह आ गई, ये हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ गया जी। तो अभी देखें, हमने क्योंकि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी जो वैल्यूज हैं वो 1 बाय 1 इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाते जाएंगे। तो 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इस सारी वैल्यूज का, या 1 से डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। एक चीज अपने माइंड में आप रख लीजिएगा, देखें अगर एक वैल्यू इक्वल के एक तरफ डिवाइड हो रही हो, तो जब हम लोग दूसरी तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू इधर आ गई हमारे पास। दूसरा है हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज आ गई, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हमने क्योंकि ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस वैल्यू को भी इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यू है, जो ये सारी वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये इसके साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो ये हम लोगों ने इधर लेकर आके डिवाइड कर दिया। इसको बेशक अभी अंदर मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि आगे जाके इसने हल होना है इस वजह से। तो जब हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं, तो नेक्स्ट हम लोगों ने करना होता है डिनोमिनेटर में जब भी स्क्वायर रूट आए, स्क्वायर रूट को खत्म करना हो, हमेशा हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन करने का क्या मेथड है वो सीख लें आप लोग ध्यान से। ये थोड़ा सा सवाल है, बाकी पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो रैशनलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यूज जो होती हैं डिनोमिनेटर में, अगर ऊपर वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है ऊपर वाली के दरमियान वाला साइन, अगर नीचे वाली करना है तो नीचे वाली का दरमियान वाला साइन चेंज करके इस वैल्यू को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें
ये हमारे पास क्या था, प्लस था, तो इधर मैंने क्या कर दिया, माइनस। प्लस को चेंज करके माइनस में ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो ये देखें, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को और नीचे भी आ गया। अब मल्टीप्लाई करने का मेथड आपने 7 क्लास में भी सीखा था, 8 में भी सीखा है। अगर आप लोग प्री 9th में है तो फिर तो आप अभी सीख लें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली वैल्यू को पहले एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली वैल्यू को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये एरो लगा के मैंने समझाया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। फिर हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड वाली वैल्यू को पहली के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाली को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इन शॉर्ट, पहली को पहली के साथ और पहली को दूसरी के साथ, दूसरी को पहली के साथ और दूसरी को दूसरी के साथ। देखिए ये 2 एज इट इज आ गया। 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें वो सेम वैसे ही आएगी। जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो भी एज इट इज आ गया। अब देखें, प्लस प्लस प्लस, और इस वैल्यू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इकट्ठा हो गया, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 45। ये एक स्टेप बेशक आप लोग स्किप करना चाहिए, कर सकते हैं। तो 15 3 बार 45, और जब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा हमारे पास 75। तो ये देखें, ये और नीचे जो हमारे पास है a प्लस बी, a माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है हमेशा जब भी रैशनलाइजेशन करें, हमेशा नीचे फॉर्मूला बना करेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। इसको मैं पहली वैल्यू बोल रहा हूं और इसको मैं दूसरी वैल्यू बोल रहा हूं। तो ये आ जाएगा पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। तो स्केयर और स्केयर रूट के साथ कैंसिल, स्केयर और स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो बाकी इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, यहां तक आ गए हम लोग। यहां तक हमारा क्वेश्चन ये हल हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं। आगे देखें, आप लोग अगर देखें कि 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आएगा -2। क्या आ जाएगा, -2। तो बाकी वैल्यू ऊपर वाली तो हम लोग वैसे ही रहने देंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो नीचे आ गया हमारे पास -2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया जी, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। इधर थोड़ा सा आपको एक चीज मैंने सिखानी है, तो ध्यान से देखिएगा जरा। ये हमारे पास क्या है, 45 स्क्वायर रूट 5। तो आप लोग इस देखें, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का बटन मैंने प्रेस किया, ये वाला, और क्या था अंदर 45। 45 में मैं कैलकुलेटर पे लिखूं तो ये क्या कह रहा है मुझे, 3 स्क्वायर रूट 5। 3 स्क्वायर रूट 5 अगर आपको ठीक नजर आ रहा हो तो ये आ गया। तो इस 45 की जगह मैं लिख लूंगा, ये देखें 3 स्क्वायर रूट 5, 3 स्क्वायर रूट 5 आ गया। और इसी तरह मैं जैसे ही साथ 75 अगली वैल्यू, ये 75 है, ये 75 है, इस 75 को जब कैलकुलेटर से हल करना चाहूं तो ये मेरे पास आएगा, देखें स्क्वायर रूट 75 और इक्वल, तो ये आ गया आपके पास 5 स्क्वायर रूट 3। तो यहां तक आ गए हम लोग। ये मैंने उनकी वैल्यू निकाल ली है। कैलकुलेटर से हल कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, कैलकुलेटर पेपर में अलाउ होता है तो आप लोग कैलकुलेटर से ही हल कर लें। अदरवाइज इसको हम लोगों ने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 75 था, इधर 75 था, वो मैंने किया है 25 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 3, और 25 का स्क्वायर रूट लैदा करके उसको मैंने बाहर ले गया 5। तो नेक्स्ट है जी, अब देखें जिनका स्क्वायर रूट सेम है उनको उनके साथ सेम के साथ सेम हल होगी। इसका स्क्वायर रूट के बाहर 1 है तो 1 को 5 में से माइनस किया, 4 आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू का, ये माइनस है वो जो ऊपर ब्रैकेट हम लोगों ने लगा लिए, क्योंकि नीचे 1 हम लोग मोस्टली नहीं लिखते। तो 5 में से 1 निकाला 4, 3 में से 1 निकाला 3 में से 1 निकाला 2, और साइन बड़ी वैल्यू का। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट जब भी हम लोग माइनस के लिहाज से ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर वाले साइन कौन कौन से हैं हमारे पास, एक ये माइनस है और एक ये है प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब हमारे पास जितने भी सवाल हैं वो बहुत ही आसान है जी। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ अ लेंथ, एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड ये है एंड ये है,
express the area of a rectangle in the form of a plus b square root 2 where a and b are integers। इसमें कुछ भी नहीं करना, हम लोगों ने जस्ट एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो अगर आप लोगों को याद हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था हमारे पास, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ भी उसने खुद दी हुई है तो विड्थ भी उसने खुद ही दी हुई है। तो देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया हमारे पास, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा इधर, इधर आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया आपका, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की वैल्यू भी दी हुई है उसने, विड्थ की वैल्यू भी दी हुई है। तो हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे पिछले सवाल में किया है, पहली वैल्यू को दूसरी के साथ और पहली को दूसरी के साथ, पहली को पहली के साथ और पहली को दूसरी के साथ, फिर दूसरी को पहली के साथ और दूसरी को दूसरी के साथ। ये ही मेथड है हमारे पास मल्टीप्लाई करने का। तो नेक्स्ट है जब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, 2 को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया 2 4 जार 8 आ गया, बाकी वैल्यू जो नीचे वाली वो एज इट इज आ गई जी। अब इस स्क्वायर रूट को 18 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर रूट के बगैर वाली और स्क्वायर रूट के ये स्क्वायर रूट वाली है, तो दोनों इकट्ठे करके लिखेंगे, हल नहीं होगा। यानी कि ये और वैल्यू है, ये और वैल्यू है, तो ये दोनों इकट्ठी होकर आ गई। और ये भी क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 18 ओवर 2, यहां तक आ गया जी। अब नेक्स्ट है 10 की जगह 10 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, 8 को हम लोग तोड़ के लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 2, 8 की जगह गया 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब 18 है क्योंकि हमने जो प्रूव करना था उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या थी, उसमें हम लोगों ने स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू लानी थी, इस वजह से हम लोग इसको स्क्वायर रूट 2 के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को। और 18 को हम लोग क्या कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जैसा कि आप लोगों को आगे भी मैंने बताया था कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 18 वो खुद ही बोल देगा ना 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये साथ है मैंने इधर स्टेप यानी कि एक मैंने एक्स्ट्रा किया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो कैलकुलेटर आप तो डायरेक्ट बता देता है कि आपने कैसे हल करना है। तो 18 का हम लोगों ने लिख लिया 9 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर भी 18 की जगह गया 9 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो गया क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब दो वैल्यू सेम हो, एक ऊपर स्क्वायर रूट हो और एक ऊपर ना हो, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा उधर स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाता है और जिधर होगा उधर 1 आ जाता है। और ओवर के नीचे हम लोग 1 लिखने या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही काम इधर होगा, दो वैल्यू सेम है, ऊपर स्क्वायर रूट है और नीचे नहीं है, तो जिधर होगा उधर 1 आ जाएगा और जिधर नहीं होगा उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बेसिकली रैशनलाइजेशन के साथ करते हैं, इसका बकायदा प्रूफ है, अगर आप सीखना चाहें तो वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। ये हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर आप लोग देखना चाहें कैलकुलेटर भी इसका आंसर दे देता है 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। देखें ये इसके कैलकुलेटर ने भी बोल दिया 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 करें तो वो स्क्वायर रूट 2 के बराबर होगा। तो यहां तक आए। अब ये मैंने आपको बताया 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, ये स्क्वायर रूट वैसे बच गया। 3 का स्क्वायर रूट लिया 9 आया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और बाकी स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल, बाकी बच गया 12। अब 10 को 12 में से माइनस किया गया -2 और यही हम लोगों ने उसकी फॉर्म बनानी थी, अगर आपको याद हो हमने उसकी फॉर्म बनानी थी a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 वाली। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और b की वैल्यू आ गई -11। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने का फायदा ये होगा कि हमारा आधा सवाल हल हो जाएगा। तो फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। कहता है दो नंबर बताएं, ऐसे कहानी है ये आप लोगों के लिए, एक दो नंबर ऐसे बताएं जिनको हम लोग प्लस करें तो आंसर आता है 68 और उन्हीं दो को माइनस करें तो आंसर आता है 22। तो मैथ एक पहेली की तरह है जिसमें हम लोग नोन वैल्यूज अननोन वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो देखिए अभी यानी कि जादू के साथ हम लोग इसको फाइंड करेंगे जी कि कैसे दो नंबर है जिनका हमें पता ही नहीं है,
लेकिन इतना पता है उनको प्लस करें तो 68 आता है। तो अब वही हम लोग करने लगे हैं। तो 2 नंबर अपने से हम लोग लेट कर लेते हैं। मैथ का सबसे जो अहम काम है, लेट हम लोग कर लेते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन लेट वो करना है जो वाकई ऑथेंटिक हो। ऐसे मुंह उठा के हम लोग लेट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। दो हम लोगों ने नंबर्स लेट कर ली, एक्स एंड वाई, दो नंबर्स हैं हमारे पास। और फिर आगे है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक जो हमें बोला गया है वो क्या बोला गया था कि दोनों वैल्यूज को अगर प्लस करें तो आंसर आता है 68। क्या आता है? 68। और अगर उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करें तो आंसर क्या आता है? 22। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली को वैल्यू को हम लोग पहली इक्वेशन को बोल देंगे इक्वेशन 1 और दूसरी को बोल देंगे इक्वेशन 2। फिर आगे आता है आपके पास एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन को मैं प्लस करने लगा हूँ। प्लस क्यों करने लगा हूँ? क्योंकि मैंने एक बीच में से खत्म करनी है, या तो x को खत्म कर लूंगा या y को खत्म कर लूंगा। अगर x को खत्म करना है तो फिर सब्ट्रैक्ट कर ले, क्योंकि साइन अपोजिट करेंगे तो हम लोग कैंसिल करेंगे। तो ये ऑलरेडी डिफरेंट साइन है, इन दोनों को ऐड किया तो y y के साथ कैंसिल हो गया। इसके x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। जिस तरह हम लोग डेली लाइफ में कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई भी नहीं होता तो क्या होता है? अल्लाह ताला होते हैं। इसी तरह मैथ के अंदर भी यही होता है कि जिसके साथ कोई नंबर भी ना हो तो उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। तो उसके बाद 68 प्लस 22 तो आ गया हमारे पास 90। 68 में 22 जमा किए 90 आ गया। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 90 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 45। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बेशक डायरेक्ट कर लें कटिंग। अभी देखिए ये मेरे पास आ गई है x की वैल्यू। x की वैल्यू ला के बेशक आप लोग 1 के अंदर पुट कर लें, क्वीन के अंदर, या 2 के अंदर पुट कर लें। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक आता है। तो मैं इसका आंसर कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देखें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, ये x की वैल्यू ला के मैंने इधर पुट की तो आ गया मेरे पास x की वैल्यू क्या थी? 45। 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। तो 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 45 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगी? इक्वल पे माइनस। तो 68 में से 45 निकाले तो पीछे क्या बच के? 23। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। आप लोग अगर अपना आंसर टैली करना चाहें कर सकते हैं कि दो नंबर हैं जिनको प्लस करें तो क्या आंसर आना चाहिए? 68। देखें को दो नंबर कौन सा है हमारे पास? एक है 45 प्लस दूसरा है 23, और आंसर देखें क्या आ रहा है? 68। यानी कि ठीक हमारा सवाल हुआ है। अगर इन्हीं दो को माइनस करें, 45 माइनस 23, और ये क्या आंसर आ गया मेरे पास? 22। यानी कि दोनों कंडीशन मेरी होल्ड कर रही है, इसका मतलब मेरा आंसर ठीक है। तो आप लोग इस तरह पेपर के अंदर भी अपना क्वेश्चन यानी कि टैली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहता है कि 2024 के अंदर लाहौर का जो विंटर था वो थोड़ा सा गर्म था। टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 40 सेल्सियस। ये सवाल थोड़ा सा देखिए, 40 सेल्सियस बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला भी उसने खुद ही दिया हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर एज अ फ़ारेनहाइट। क्या पता वो पेपर के अंदर ये आपको ना दे। वैसे न्यूमेरिकल जब आपने फिजिक्स के हल करने हैं या केमिस्ट्री के, उसके अंदर ये आपको जुबानी याद करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट को, सॉरी, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो ये सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी फ़ारेनहाइट में। तो जस्ट इस वैल्यू को बस इसके अंदर हमने पुट करना है जी, और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। सेल्सियस की वैल्यू उसने खुद ही दी हुई है, 48 डिग्री है।
तो 48 को जस्ट सी की जगह पुट करें। देखें जब दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन ना हो तो हमेशा उधर मल्टीप्लाई का साइन होता है। कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो ये आ गया 9/5 मल्टीप्लाई 48 प्लस 32। तो आगे आप अगेन कैलकुलेटर यूज कर लें, नहीं तो ऐसा होगा ऊपर वाली वैल्यू जो 48 है 9 से मल्टीप्लाई होगी, जो आंसर आएगा उसको हम लोग 5 के साथ डिवाइड करेंगे, देन हम लोग 32 प्लस कर देंगे। तो देखिए जरा, ये आ गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 48। 9 मल्टीप्लाई 48 आ गया जी आपका, ये आ गया 432। ये आ गया आपका ये वाली वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने 5 के साथ इसको डिवाइड करना है। डिवाइड 5, डिवाइड 5। तो ये देखें कुछ कैलकुलेटर ना ओवर की फॉर्म दे देते हैं, और जबकि कुछ कैलकुलेटर ना डायरेक्ट इसको पॉइंट वाली फॉर्म दे देते हैं। तो ये चीज भी आप लोग सीख लीजिएगा कि हम लोग अब मेरे पास बेसिकली दो कैलकुलेटर है, मैं आपको दोनों से बता देता हूँ। तो इसमें तो आपका ओवर वाली फॉर्म आ गई। अब दूसरा था जो, यानी कि 432 डिवाइडेड बाय 5। ये थोड़ा सा कैलकुलेटर आपको देखें पॉइंट में आंसर दे रहा है सब्जेक्ट। तो आप लोग अगर पॉइंट में लिख लें कोई मसला नहीं, अगर आप ओवर की फॉर्म में लिख लें कोई मसला नहीं। देखिए अगर पॉइंट को आपने ओवर की फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है पॉइंट में, तो ये जो बटन नजर आ रहा है आपको एस डी वाला, इसको प्रेस करेंगे साथ ही ये आपका यानी कि पॉइंट में चलेगा सीधा सीधा। तो पॉइंट में आया हमारे पास 86.4 प्लस 32, तो प्लस 32। तो फिर अगेन ओवर की फॉर्म में दे रहा है, हमें आंसर पॉइंट में चाहिए, तो आंसर आ गया मेरे पास 118.4 यानी कि 118.4 तो यही फाइनल आंसर है। यानी कि सेल्सियस में उसने दिया था हमें, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि अगर आपके गर्मियों में मौसम, जो कि वाकई अब गर्मियों में मौसम यानी कि गर्मी काफी ज्यादा होती है, अगर आपका टेम्परेचर हो 48 डिग्री, अगर आप लोग उसको मेजर करना चाहे फ़ारेनहाइट में, तो वो बनेगा 118.4, 118.4 बनेगा फ़ारेनहाइट में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? ये बहुत मजे वाला सवाल है। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 72। यानी एक बाप है और एक बेटा है, उन दोनों की एज को जब हम लोग प्लस करें तो वो आता है 72। 6 year ago, 6 year ago, the father's was age 2 times the age of the son। यानी कि 6 साल जब हम लोग पहले जाते हैं तो जो बाप की उम्र थी, बाप की उम्र अपने बेटे की उम्र से डबल थी। तो व्हाट वाज द सन एज 6 year ago। 6 साल पहले हमने बताना है कि बच्चे जो उसका बेटा है उसकी कितनी एज थी। तो चलिए आए करते हैं इसको हल। हमारे पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो चीजें आपके पास फाइंड ना हो, तो सबसे पहले सिंपल लेट कर लिया करें, सवाल बहुत आसान हो जाया करेगा। तो देखिए हम लोगों ने कर लिया जी, लेट द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई। यानी कि बाप की एज को हमने एक्स के बराबर लेट कर लिया है, और जो है सन उसकी एज को हमने किसके बराबर कर लिया है? वाई के बराबर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। उसने खुद ही बोला था इन दोनों की एज को जब प्लस करें तो क्या आता है? 72। तो हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप लोग अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, ना लिखें तो किसी का कोई गिला शिकवा नहीं होगा। तो आगे हमारे पास ATGC अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा? 72। अब अगले केस में अगली बात क्या होती है? कहते हैं 6 साल पहले उनकी एज हम लोग देखेंगे। तो जाहिर सी बात है 6 साल पहले की बात करेंगे। अगर लेट्स सपोज आज उनकी जो एज है अभी, वो हमारे पास एज है तकरीबन 10 साल। वालद की एज कर लेते हैं हम लोग 20 साल, और सन की एज कर लेते हैं 10 साल। तो 6 साल पहले वालद की एज कितनी होगी? 14 साल। जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे? 20 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो 6 साल पहले की बात हो रही है, और इसी तरह हम लोग सन की यानी कि बेटे की एज में भी 6 साल माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा 6 year ago फादर एज इक्वल टू
x माइनस सिक्स। अब हमें नहीं पता उसकी एज कितनी थी, लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है आपको। इस तरह सन एज हमारे पास क्या आ गया, y माइनस सिक्स। तो फादर एज आ गई x माइनस सिक्स और सन एज आ गई x y माइनस सिक्स। ये हमारे पास 6 साल पहले किया। लेकिन कहता है कि अकॉर्डिंग टू अ गिवन कंडीशन अगेन, यानी कि जो उसने कंडीशन दी हुई थी कि 6 साल पहले दोनों की एज है, उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन था कि वालिद की जो एज थी, वालिद की जो एज थी वो अपने बेटे की डबल थी। यानी कि अगर बेटे की एज को हम लोग 6 साल पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो वालिद की एज के बराबर आती है। तो ये जो हमने अभी अभी इधर लेट की थी एज, ये वाली, इस एज को और इस एज को, ये हमारे पास 6 साल पहले की है। तो कंडीशन हम लोग लगा लेते हैं अपनी। तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस सिक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई वाई माइनस सिक्स। ये हमारे पास बेटे की एज है और ये हमारे पास बाप की एज है 6 साल पहले की। और अगर इनको कंपेयर करें तो वो हमेशा बाप की जो एज है वो बेटे की एज के डबल होती है। तो चले, टू को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2y आ गया, माइनस टू को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया जी। अब तमाम वैल्यू से मैं कोशिश करता हूँ एक्स वाई वाली एक तरफ कर लेता हूँ और बगैर एक्स वाई वाली वैल्यू से एक तरफ कर लेते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, ये इधर प्लस है, इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये प्लस है इधर आके हो गया माइनस और ये माइनस है इधर आके हो गया प्लस। 12 में से 6 माइनस किया तो पीछे आ गया हमारे पास माइनस सिक्स। जब भी प्लस माइनस करना है, जब भी माइनस प्लस माइनस करना है, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। तो देखिए अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज करना चेक कर सकते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और जो पहली इक्वेशन थी ये वाली, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अभी देखें ये हमारे पास x माइनस टू वाई है और ये क्या है x प्लस वाई। यानी कि मैंने इनके कोएफिशिएंट सेम करने हैं जैसे पिछला सवाल किया था थोड़ी देर पहले मैंने, उसमें भी हम लोगों ने यही किया था कि हमारे पास पहले हम लोगों ने किसको किया था कि हमारे पास इनके कोएफिशिएंट को सेम किया था। तो कोएफिशिएंट को सेम करने का क्या मेथड है हमारे पास कि या तो उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो या उनको फिर सब्ट्रैक्ट माइनस से थोड़ा सा देख के कर लो जी। आप लोग देख सकते हैं इधर हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 और इधर y x की वैल्यू क्या है 1। ये दोनों सेम है कोएफिशिएंट इनके, लेकिन साइन भी सेम है तो हमें साइन सेम नहीं रखने, तो हम लोग क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब भी एक बात अपनी जहन में रख ले, जब भी हम लोगों ने दो इक्वेशन को प्लस या माइनस करना है, अगर उनके साइन सेम है तो अपोजिट साइन करने हैं तो माइनस करेंगे। जब ऑलरेडी अपोजिट है और हमने उनको नहीं छेड़ना तो फिर हम लोग प्लस करेंगे, सिंपल सी बात है। तो दोनों के इनको प्लस सब्ट्रैक्ट कर लिया जी। सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में से माइनस कर लिया 2 को, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई ऊपर और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज करते हैं। प्लस का एक्स का क्या साइन था प्लस, तो वो क्या हो गया माइनस। तो ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये माइनस है क्या हो गया प्लस। यानी कि साइन चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल। अब ऊपर वाला साइन नहीं कंसिडर होंगे, नीचे वाले साइन कंसिडर होंगे। प्लस एंड प्लस प्लस, 2 और 1 3, 3y इक्वल टू आ गया हमारे पास प्लस 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 72 प्लस किया 6, ये आ गया हमारे पास 78 78। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कुछ लोग इसको कटिंग करना चाहें कटिंग कर ले, मैं आपको कैलकुलेटर से क्यों बार बार करवा रहा हूं कि आप पेपर में गलती ना करें। और पेपर में वैसे भी आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउ है तो आप लोग कैलकुलेटर से कर ले। वैसे ये कटिंग हो रही है हमारे पास 3 के टेबल में, देखें कटिंग अगर करना चाहिए ऐसे हो गया 3 1 जार, 3 2 जार, 1 कैरी चले गया 18 बन गया। तो ये आ गया 3 6 जार, तो ये आंसर आ गया आपके पास 26। तो ये किसकी एज आ गई जी, ये एज आ गई हमारे पास, ये एज आई है हमारे पास सन की। कब आई है, जब वो अभी यानी कि प्रेजेंट है लेकिन हमने 6 साल पहले की निकाल ली थी। सन एज आ गई हमारे पास y माइनस सिक्स, वाई की जगह 26, 6 साल माइनस के पीछे आ गए 20 साल। यानी कि 6 साल पहले
बच्चे की एज क्या होगी? 20 साल। तो वालिद की एज बताइए जरा कितनी होगी? अभी देखते हैं कितने बच्चों को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है ताकि मैं देखूं, ताकि आपको समझ आई है कि नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है मिर्हा बॉट अ टाई फॉर 1500। एक मिर्हा है जिसने एक टाई खरीदा है 1500 का एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपए। यानी कि ये बिजनेसमैन कोई लग रही है मुझे, लड़की, जिसने 1500 रुपए का खरीद के 1500 का खरीद के 1520 रुपए का बेच दिया है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड करनी है, किसको कितना प्रॉफिट हासिल हुआ है। तो जाहिर सी बात है, प्रॉफिट आजकल के दौर में हर कोई लेना चाहता है, कोई भी काम हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कॉस्ट प्राइस है, जो यानी कि जो चीज हमने खरीदी है या जो किसी चीज की लागत है, उर्दू में इसको लागत कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई, कितनी आ गई जी? 1500। और सेल प्राइस उसने 1520 रुपए का सेल कर दिया है। तो प्रॉफिट आपको अगर पता हो, मुनाफे को कहते हैं। और मुनाफा जब हम लोगों ने फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं जी? प्रॉफिट का फाइंड करने का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट फाइंड करने का ये फार्मूला है हमारे पास कि एस पी माइनस सी पी, यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो आपने पैसों से खरीदी है, सॉरी, जो चीज आपने बेची है उसमें से आपने जो खरीदी है वो माइनस कर दे, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1520 रुपए में से 1500 रुपए माइनस किया तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 20 रुपए। बेचा तो उसने वैसे सस्ते ही है, चलो कोई ना, जितना भी आया प्रॉफिट लॉस तो नहीं ना हुआ। बेसिकली हम लोगों ने निकाला था प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट मैंने इसलिए निकाला है। तो प्रॉफिट की जगह उसकी वैल्यू आई 20, सीपी की जगह आया 1500 और 100 की जगह आ गया 100। तो देखिए अगेन कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 मल्टीप्लाई 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपका अगेन ओवर की फॉर्म है, इसको ओवर की फॉर्म को आपको मैंने कन्वर्ट सिखाया है। तो ये आ गया आपके पास 1.33%। ये परसेंटेज साथ चलता आएगा, तो ये आ गया आपके पास 1.33%। एक बात याद रखिएगा, जब भी पॉइंट के बाद हम लोगों ने वैल्यूज बोलते हैं ना, तो इसको आपने ये नहीं कहना कि 1.33 नहीं बोलना। इसको जब भी बोलना है इसको ऐसे पढ़ेंगे हम लोग 1.33, यानी कि डिजिट्स को अलग अलग करके बोलेंगे। तो ये आपके पास 7 क्वेश्चन भी हल हो गया जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं। कहता है द अमाउंट इनकम, सॉरी, द एनुअल इनकम ऑफ अ तैयब इज 9,60,000। यानी कि तैयब एक साल के अंदर 9,60,000 रुपया कमाता है, ये उसकी इनकम है। वाइल द एक्सपेक्टेड अमाउंट इज 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। यानी कि जी तैयब एक लड़का है जो कि साल के अंदर 9,60,000 रुपया कमाता है। तो उसका जो एग्जप्शन है, यानी कि एग्जप्शन से मुराद है कि उस जो खर्चा है, जो पैसे वो अपने खर्चे में लगा रहा है, वो कितना है? 1,30,000 रुपया। ये एक साल का है। वैसे तो ये बहुत कम पैसे लगा रहा है, आजकल ये इतने लगते हैं ना। आजकल तो काफी ज्यादा महंगाई हो गई है। तो आजकल तो छहा सा यानी कि लग जाता है। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट, यानी कि अगर वो टैक्स पे करता है 0.7%, तो आपने बताना है वो कितना टैक्स पे करता है। तो टोटल अमाउंट भी आपके पास है, एग्जप्शन अमाउंट भी है, तो रेट भी है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिएगा।
एनुअल इनकम आ गई हमारे पास 9,60,000, 9,60,000 आपके पास आ गई एनुअल इनकम। एग्जम्पशन है, जो एग्जम्पशन अमाउंट है वो है 1,30,000, 1,30,000 रुपया। तो हम लोगों ने देखना है रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि एग्जम्पशन का मतलब वो पैसे लगा देता है। बाकी कितने बचेंगे? 9,60,000 में से में हम लोग माइनस कर लेंगे 1,30,000, तो बाकी हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। तो 9,60,000 में से माइनस किया 1,30,000, पीछे आ गया हमारे पास 8,30,000 रुपया। काफी ज्यादा पैसे बच गए उसके वजह से। तो अब हम लोगों ने फाइंड करना है टैक्स अमाउंट, यानी कि वो भाई तैयब भाई थे जो वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं। रेट हमारे पास गिवन था, रेट क्या था? 0.75। सिंपल सी बात है, जस्ट इसको 8,30,000 को आपने 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सवाल सिंपल हल हो जाएगा आपका। परसेंटेज बेशक खत्म करे या ना करे तो इतना खास फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखिएगा, ये परसेंटेज का जो साइन है ना, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो ये जहां भी साइन आएगा इसको हम लोगों ने डिवाइड 100 करना करना है। अदरवाइज ना करेंगे तो फिर सवाल का आपका थोड़ा सा ना वो परसेंटेज में रहेगा, यानी कि परसेंटेज में वैल्यू आएगी। तो हमने तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, इसलिए फिर हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। तो आगे आपके पास 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75। तो ये देखें, ये आ गया आपका तकरीबन कोई 6,22,500। तो साथ डिवाइड भी करना है 100 के साथ, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास आ गया 6,000, ये आ गया 6,225 रुपए, यानी कि इतना टैक्स वो पे करेगा। अगर उसका यानी कि सेविंग है जो वो बहुत इतनी खास भी नहीं है, तो बाकी यानी कि जो टैक्स पे करा वो भी इतना नहीं है। लेकिन है, हमने तो सवाल हल करना है, हमें सवाल के साथ कंसर्न होना चाहिए। चले आए, आज का लास्ट सवाल है जो हमारे पास एक्सरसाइज के लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। तो उसको हल करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है जी? फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000। कंपाउंड मार्कअप आपने फाइंड करना है, यानी प्रॉफिट अमाउंट है जो उसके ऊपर ना ये मार्कअप एक बेसिकली ना सूद होता है, वो हम लोगों ने फाइंड करना चाहिए। फॉर 1 ईयर, इसको 1 ईयर के लिए हम लोगों ने इसको इसका जो कंपाउंड मार्कअप है या प्रॉफिट है वो फाइंड करना है एट द रेट ऑफ द 14%। ये रेट भी उसने दिया हुआ है हमारे पास। आगे क्या है जी? कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एनुअली इसको हम लोग अगर कंपाउंडेड करें तो इसका कंपाउंड मार्कअप क्या होगा। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होना है वो आपका बिल्कुल ये एक्सरसाइज के ऊपर लिखा हुआ है। ये हम लोगों ने फार्मूला यूज करना है जो कि है रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल दूसरा है, यानी कि आपके कॉलेज स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है बेसिकली, यानी कि जो सबसे मेजर वैल्यू थी स्टार्टिंग पे, इस वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे। ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, ये हमारे पास टाइम आ गया 1 ईयर, और ये हमारे पास आ गया रेट। क्या आ गया जी? रेट। तो देखते हैं, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। तो देखें, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारे पास 3,00,000, 3,75,000। टाइम आ गया 1 ईयर, रेट आ गया हमारे पास 14%, और कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। फार्मूला जैसा कि आपको मैंने बताया है क्या है? रेट इक्वल टू अमाउंट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अमाउंट है बेसिकली, जगह थोड़ी होने की वजह से मैंने जस्ट प्रिंसिपल लिखा है, आपकी बुक ने भी प्रिंसिपल ही लिखा है। तो रेट की जगह क्या आ गया हमारे पास 14, अमाउंट मार्कअप है वो हमने कंपाउंड फाइंड करना है, मल्टीप्लाई 100 एज इट इज आ गया। टाइम क्या है हमारे पास 1 ईयर, 1 ईयर आ गया, और प्रिंसिपल अमाउंट की जगह ये वाली वैल्यू आ गई 3,75,000। तो 3,75,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आ जाएगा 3,75,000। तो बाकी वैल्यूज वैसे की वैसी। अभी देखिए, हमने क्योंकि कंपाउंड की वैल्यू फाइंड करनी है या कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है,
तो ये वैल्यू इधर क्या हो रही है, डिवाइड। इस वैल्यू से क्या हो रही है, ये डिवाइड। ऊपर नीचे जो वैल्यू वो होती है डिवाइड, इधर डिवाइड हो रही है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड जी। तो अगेन आगे कैलकुलेटर का काम है। आप लोग अगर इसको कटिंग करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, जीरो को जीरो के साथ कैंसिल करके कर सकते हैं, वो भी एक तरीका कार है। तो हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं जब एक हमें चीज मिली हुई है, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। देखें 14 मल्टीप्लाई 3,75,000, ये आ गया तकरीबन कोई 5 लाख समथिंग आ रहा है, या 5 लाख नहीं, 52 लाख आ रहा है, 52,50,000 आ रहा है। तो हमने इसको डिवाइड किसके साथ करना है, 100 से, डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया आपके पास 52,500, यानी कि कंपाउंड मार्कअप जो होगा हमारे पास, प्रॉफिट है जिसको आप लोग कह रहे हैं प्रॉफिट अमाउंट, वो आएगा 52,500। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट्स में उससे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। आपको अगर कोई भी पॉइंट समझ ना हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, आप लोग अपना काम अभी से स्टार्ट करें, ताकि आप लोग अगर 9th में मेहनत करेंगे तो आपके इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो 10th में आपके लोगों के लिए आसानी हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे अहम बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो रमज़ान का महीना है, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमेशा वही चीज़ अपने दोस्तों के लिए पसंद करो, अपने भाइयों के लिए पसंद करो। एक हदीस मुबारक है जिसका मैं मफ़हूम आपको बता रहा हूँ कि हमेशा अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वही चीज़ पसंद करो जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो आप लाजमी अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनका भी भला हो सके। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।